हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बायोलॉजी का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम आज पढ़ेंगे मानव शरीर के आवश्यक पोषक तत्व। मानव शरीर के आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं और सामान्यतः हमारे मानव शरीर में उन तत्वों की कितनी मात्रा होनी आवश्यक है। तो हम पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व। हमारे शरीर में एक होते हैं कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक। तो कार्बनिक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? कार्बनिक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से पोषक आते हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा जिसको आप फैट बोलते हैं। उसी तरह प्रोटीन, विटामिन्स, तथा एंजाइम्स। ये कार्बनिक पोषक तत्व हैं। जबकि अकार्बनिक पोषक तत्वों में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जल है। जल के बाद ये कुछ खनिज लवण आते हैं, है ना। ये कुछ खनिज लवण आते हैं। जल अकार्बनिक पोषक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और कुछ खनिज लवण भी अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि खनिज लवण होता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फेरस, आयरन तथा आयोडीन। ये मानव शरीर के अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। हम दोनों को पढ़ेंगे, कार्बनिक पोषक तत्व तथा अकार्बनिक पोषक तत्व। लेकिन उसके पूर्व हमें समझ लेना चाहिए कि मानव शरीर में इन आवश्यक तत्वों की मात्रा कितनी होती है। जैसे मानव शरीर में ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में अगर पूछा जाए कि जल की मात्रा कितनी होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, उसी तरह जो अन्य पोषक तत्व है जैसे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा कितनी होती है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट कितना आवश्यक है। उसी तरह जो खनिज लवण है वह विटामिन है। खनिज लवण व विटामिन की कितनी मात्रा आवश्यक है। इस चार्ट को समझ लेंगे। यहां से बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं कि मानव शरीर के आवश्यक जो संगठक तत्व हैं, यही संगठक तत्व है कि मानव शरीर में इन तत्वों की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वह 60 से 70% जल होना चाहिए। जबकि 14 से 17%, ये 14 से 17% आपका प्रोटीन और 12% वसा तथा कार्बोहाइड्रेट 1%। उसी तरह खनिज और विटामिन दोनों को मिलाकर
ये 60% होना चाहिए। ये मानव शरीर के, ये मानव संगठन शरीर के, ये मानव शरीर के संगठक तत्व है ना। संगठक तत्व यानी कि किसी मानव में इन तत्वों की मात्रा इतनी होना आवश्यक है। किसी मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%, प्रोटीन 14 से 17%, वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 1% तथा खनिज लवण और विटामिन ये 7% होना चाहिए। तो हम इन आवश्यक तत्वों को पढ़ेंगे कि ये तत्व क्या हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हम मानव शरीर के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को दो भागों में बांटे हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो हम सबको एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट। आज पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर को जो ऊर्जा प्रदान होती है, यानी कि अगर ये पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम ये कार्बोहाइड्रेट करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर थोड़ा डीप में प्रश्न पूछता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ध्यान रखेंगे कि 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रश्न खड़ा होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन खाद्य पदार्थों से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, आलू, ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, आलू तथा मीठे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, आलू तथा मीठे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। और कुछ जैसे कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, आपके स्टार्च, काइटिन, उसी तरह लैक्टोज, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ग्लूकोज, आप जानते हैं कि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे ग्लूकोज को ये जो खिलाड़ी होते हैं, जो धावक होते हैं, तो खिलाड़ी एवं धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। फ्रक्टोज, आप जानते हैं कि ये फल में मिठास होता है, तो फलों में मिठास का कारण ये फ्रक्टोज ही होता है। फलों में मिठास का कारण फ्रक्टोज होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि शहद में सर्वाधिक फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में सर्वाधिक फ्रक्टोज पाया जाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे काम के आधार पर फ्री शुगर, ये फ्रक्टोज को कार्य के आधार पर फ्री शुगर, यानी कि फ्री शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
माल्टोज। और माल्टोज क्या है? तो इसे बीजों की शर्करा, ध्यान रखेंगे कि माल्टोज को बीजों की शर्करा भी कहा जाता है। स्टार्च, स्टार्च, ध्यान रखेंगे कि संसार के समस्त जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज का जो संचयन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संसार के समस्त जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य के यकृत और मांसपेशियों में होता है, जबकि पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन मंड के रूप में होता है। पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन ये मंड के रूप में होता है। आप देखे होंगे प्रश्न पूछा गया है कि कैप्सूल, कैप्सूल का जो ऊपरी आवरण होता है, कैप्सूल का जो ऊपरी आवरण होता है वह किसका बना होता है? तो कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। इसी को मंड बोलते हैं, स्टार्च या मंड को बोलते हैं। नेक्स्ट काइटिन। काइटिन, ध्यान रखिए कि सभी जितने अकशेरुकीय जो जंतु हैं, उन अकशेरुकीय जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है। अकशेरुक जंतुओं का बाह्य कंकाल का निर्माण इसी काइटिन से होता है। और प्रश्न पूछा गया है कि काइटिन में कठोरता का कारण क्या है? ये सभी जंतुओं का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। और काइटिन की कठोरता का कारण क्या है? तो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण काइटिन कठोर होता है। नेक्स्ट लैक्टोज। यहां से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। लैक्टोज, ध्यान रखेंगे कि लैक्टोज क्या है? तो आप जानते हैं कि दूध, ये दूध में जो मिठास होता है, उस दूध में मिठास का कारण लैक्टोज ही है। आप भी जानते हैं कि दूध को हम संतुलित आहार कहते हैं। दूध को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार कहने के पीछे कारण यह है कि इसमें मानव शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी प्राप्त होते हैं। ये मानव शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी प्राप्त होते हैं, इसलिए दूध को संतुलित आहार कहा जाता है। लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? ध्यान रखेंगे कि दूध में आपके कॉपर, तांबा, विटामिन सी और आयरन, यानी कि आपका Fe नहीं पाया जाता है। बाकी सारे आवश्यक तत्व दूध में प्राप्त होते हैं। आप भी जानते होंगे कि दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। तो किसके कारण होता है? प्रश्न पूछा गया है। तो दूध के हल्का पीला होने का कारण क्या है? कि कैरोटीन है। ध्यान रखेंगे कि कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ये भी आप जानते होंगे कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन इंजेक्शन के रूप में मवेशियों को दिया जाता है। आप भी जानते हैं कि दूध को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसी ने पाश्चुरीकृत सिस्टम का खोज किया था। पाश्चुरीकृत सिस्टम क्या होता है? पाश्चुरीकृत प्रणाली क्या होती है?
या इसको बोलते हैं पार्श्वीकरण की क्रिया। तो ध्यान रखेंगे कि पार्श्वीकृत जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खोज करने का श्रेय लुई पाश्चर को है। लुई पाश्चर के द्वारा ये पार्श्वीकरण क्रिया की खोज की गई थी, जिसे दूध को जीवाणु मुक्त किया जा सके। इसके लिए दूध को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे कि दूध को ये 30 मिनट तक दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस 62.8 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर पर, ताप पर गर्म करना पड़ता है। 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता है, और फिर ये 15 सेकेंड दूध को ये 71.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और फिर इसे ठंडा किया जाता है, और गर्म करके फिर इसे 4 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाता है तो इसको पैक किया जाता है। फिर से एक बार समझ लेंगे कि लैक्टोज क्या, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखेंगे कि दूध में मिठास का कारण ये लैक्टोज होता है। दूध एक संतुलित आहार है, क्योंकि दूध में कॉपर, विटामिन सी तथा आयरन को छोड़कर सभी आवश्यक तत्व पाया जाता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है, तथा दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन मवेशियों को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। दूध को जीवाणु मुक्त करने के लिए लुई पाश्चर ने पार्श्वीकरण क्रिया की खोज की थी, जिसमें दूध को सर्वप्रथम 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, फिर 15 सेकेंड उसे 71.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर उसको पैक कर दिया जाता है, और दूध खराब नहीं होता है। वही दूध आपको मार्केट में पैकेट के रूप में उपलब्ध होता है। ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। अब बढ़ेंगे हम, दूसरा जो पोषक आवश्यक तत्व है वो है वसा, फैट, वसा। फैट, तो आप जानते हैं कि वसा से क्या होता है, तो वसा से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। वसा से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। अभी आपने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्रदान होती है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, तो ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण वसा से ही होता है। यह तक कि जो त्वरित ऊर्जा होती है ना, ये त्वरित ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए हमें त्वरित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। लेकिन मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण वसा में ही होता है, वसा से ही होता है। वसा, ध्यान रखेंगे कि वसा 3 प्रकार की होती है। देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, इसका वसा हमारे ताप को कंट्रोल करती है। वसा के द्वारा हमारे शरीर का ताप नियंत्रण होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। लेकिन हम वसा को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। वसा 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल वसा। वसा
ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है सरल वसा, दूसरा है संयुग्मी वसा, संयुग्मी सरल वसा, संयोगी वसा, और तीसरा है व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा तो सरल भाषा क्या है? तो सरल वसा जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसे आप जानते हैं कि घी, मक्खन, आपके चर्बी, ये सरसों तेल या नारियल तेल, ये हमें जो वसा है वह सरल वसा के रूप में जंतु पौधा से प्राप्त होती है। संयोगी वसा क्या है? यह हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा हमें संयोगी वसा प्राप्त होता है। जैसे आप जानते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, ये होता है संयोगी वसा। और व्युत्पन्न वसा क्या होती है कि दोनों के जल अपघटन के द्वारा, जो दोनों मीन्स सरल और संयोगी, दोनों के जल अपघटन के द्वारा जो हमें वसा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न वसा। जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये वसा के रूप में कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वह पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। क्यों? कि स्त्रियों में पाया जाने वाला जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। इसको महिला विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ध्यान रखेंगे कि यही कारण है कि स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों को हार्ट अटैक अधिक होता है। यह हार्ट अटैक, प्रश्न पूछा गया है कि हार्ट अटैक पुरुषों को सर्वाधिक होता है महिलाओं की, तो हार्ट अटैक पुरुषों को सर्वाधिक होता है महिलाओं की अपेक्षा। उसके पीछे रीजन नहीं है कि महिलाओं में पाया जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि पुरुषों में यह हार्मोन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि हार्ट अटैक सर्वाधिक पुरुषों में पाया जाता है। और वर्तमान में पूछा गया है कि वर्तमान में हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान में हार्ट अटैक का मुख्य कारण है कि मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो हार्ट अटैक होता है। तो इसी के साथ हम इस 2 कार्बनिक पोषक तत्वों को समाप्त कर रहे हैं और शेष कार्बनिक पोषक तत्वों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।